दोस्तों, मैं खतीब रहमान आपसे मुखातिब हूँ प्रोग्राम इसकी उसकी अपनी बात में। और आज मैं आपसे बात करूँगा न उसकी न इसकी बल्कि अपने मन की। जी हाँ दोस्तों, जो कि होगी यकीनन लीक से हटकर। हो सकता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये पॉसिबल ना हो, फिर भी इसे समझने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कबल इसके मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह एक अजीब दर्दनाक खबर सुनने को मिली। कानपुर के पास पटना इंदौर एक्सप्रेस में हादसा हो गया, जिसमें कई लोग ज़ख्मी हुए और कई लोगों की जान चली गई। मैं उन तमाम घर वालों के लिए अपने दुख का इजहार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो दुख और घड़ी को सब्र के साथ कबूल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 8 नवंबर से लेकर आज तक यानी पूरे 12 दिन हो गए और हमारे मुल्क की हालात जस के तस हैं। अफरा तफरी का माहौल है, बैंकों के सामने अभी भी भीड़ है, एटीएम से पैसे गायब हैं, क्यू में लगे हुए लोगों की मौत हो रही है और फिर इस पर सियासत का बाजार भी गर्म है। जगह जगह अजीब किस्म के माहौल देखने को मिल रहा है। कोई बीमार है, किसी को जाना है, किसी को किसी किस्म की शादी और ब्याह की रस्म को निभाना है, क्योंकि यह समाज का दस्तूर है। हमें और आपको बार बार ये देखने को मिला कि बार बार हुकूमत अपने इरादे को चेंज कर रही है। पहले 4000, फिर 4500, फिर 2000। यकीनन उसकी सोच अपनी जगह होगी। हमें अफसोस इस बात का है कि इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, उन्होंने अभी तक इस बात का तज्जिया नहीं किया कि इतने दिनों के अंदर हमारे मुल्क के अंदर लाखों अरबों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ होगा। यकीनन सारे कारोबार ठप पड़े हैं, तमाम तरह की तजारत बंद पड़ी है, तमाम किस्म के कारोबार में रुकावट आई है। इससे हमें ना इनकम टैक्स आएगा, न ही सर्विस टैक्स आएगा, न ही हमारे पास किसी किस्म के टैक्सेस के स्रोत होंगे, क्योंकि जब सेल होगा ही नहीं तो नो वैट है। तमाम पहलुओं को गौर करने की ज़रूरत थी। लेकिन हमें खुशी इस बात की है कि हमारे मुल्क की सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं पर बड़े गौर से देख रही है। उसने तंबीह किया है, उसने एक बताने की कोशिश की है कि मुल्क के हालात इतने बदतर हो गए हैं कि कहीं कोई भी हादसा पेश ना आ जाए, क्योंकि ये आपका कदम निराला तो है लेकिन जल्दबाजी में उठाया कदम है। मैंने भी इससे कबल अपने एक अपील के ज़रिए तमाम लोगों से इसी बात को कहा था कि कदम भले ही बेहतर हो, बहुत अच्छा हो, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने में वो चूक गए। उनके अंदर जो होमवर्क होना चाहिए वो नहीं कर पाए, उनके अंदर जो संवैधानिक स्थिति को देखने की समझने की कोशिश करनी चाहिए वो नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने उस पर होमवर्क किया ही नहीं। बहरहाल, मैं उनके कदम को कभी भी इनकार नहीं करता। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर से ब्लैक मनी ख़त्म हो, मगर उन तमाम लोगों को जिनके अपने इस दुनिया से चले गए, हम तमाम लोगों को जिनके साथ हादसा पेश आया, उन लोगों के पास जिनकी बेटियों की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके गमों में हम, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ, मन की बात, वो अलग है। तो आइए उन पहलुओं पर भी गौर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम और आप एक सिस्टम से जुड़े हैं। हमारी और आपकी सांसें सिस्टम के साथ बंधी हुई हैं। हम और आप इस मुल्क के अंदर कोई कारोबार करते हैं, किसी किस्म की पोस्ट पर ऐसे काम करते हैं जहाँ पे हमें एक रकम मिलती है, और कानून के मुताबिक, सिस्टम के मुताबिक अगर उस रकम से ज़्यादा की अमाउंट होती है तो हमें इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, TDS, वैट वगैरह वगैरह कुल मिलाकर 25 किस्म के टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं। और अगर हमने वो टैक्सेस अदा नहीं किए तो यकीनन हम मुजरिम हैं और हमें सज़ा मिलती है। इन्हीं तमाम पहलुओं को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्लैक मनी को ख़त्म करने का बेड़ा उठाया और उससे हमें और आपको तकलीफ़ होती है। उन तमाम पहलुओं पर भी हमने पहले भी जिक्र किया है और आने वाले वक्त में जो कुछ हालात होगी उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने समझने की कोशिश की है कि इस मुल्क के सिस्टम में सिर्फ लेने का रिवाज है, देने का कुछ नहीं। जहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, यकीनन आपके दिल में यह ख्याल आ रहा होगा कि आप जो टैक्स की रकम अदा करते हैं तो उससे आपको अच्छी सड़कें मिलती हैं, पढ़ाई के लिए कॉलेजेस मिलते हैं, स्कूल मिलते हैं, आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया जाता है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है
और फिर हमारी सेना है, हमारे पुलिस अफसर है, हमारे केंद्रीय और राज्य के कर्मचारी हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो हमने जो टैक्स अदा किया है उसके बदले में वो सेवाएं दे रही हैं, यानी हम और आप अपने अमाउंट से सेवाएं खरीद रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि मुल्क हमें क्या दे रही है? मुल्क हमारी रक्षा तो कर रही है, लेकिन क्या उन तमाम लोगों के बारे में सोचा है कि जो अभी भी सड़कों पर रहते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी खाना मुयस्सर नहीं है, जिनके बदन पे कपड़े नहीं हैं, जिन्हें एजुकेशन के माहौल में ले जाना भी मुश्किल हो रहा है? उन तमाम पहलुओं पर हमें गौर करना होगा, इन तमाम पहलुओं को देखना होगा कि जिस सिस्टम से हम बंधे हैं, अगर हमने इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स वगैरह जमा नहीं किया तो हमारे ऊपर अथॉरिटीज़ होती है, हमारे ऊपर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, तरह तरह के जवाबात मांगे जाते हैं। तो क्या ऐसे कानून न बनाए जाएं इस मुल्क के अंदर कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए, कोई भी शख्स ऐसा ना हो जिसके बदन पे कपड़े ना हो, कोई भी ऐसा बच्चा ना हो जो स्कूल ना जाता हो, और अगर कहीं ऐसा मिल जाए तो हमें उस कानून के तहत, उस पॉलिसीज़ के तहत, उन सिस्टम के तहत उन्हें बाज़पुरस करे उनके इलाके के ज़िम्मेदारों से, उन सरकारी अधिकारियों से कि आपके इलाके में ऐसा क्यों हुआ। इन तमाम पहलुओं का गौर करने की ज़रूरत है। हमें एक ऐसे आयोग की भी ज़रूरत है, हमें ऐसे कानून की भी ज़रूरत है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी नंगा ना रहे, कोई भी स्कूल जाने से महरूम ना रहे। इस पर भी एक कानून होना चाहिए कि अगर आप नहीं कर सकते हैं, यकीनन आपके पास किसी किस्म का स्रोत नहीं है, आपको हमारे आप पर डिपेंड करना पड़ता है इसी टैक्स के ज़रिए, तो हमारे टैक्स के कुछ रकम को आप रखिए और एक ऐसा आयोग, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अथॉरिटीज़ आप ज़रूर बनाइए जिसके अंदर इस बात की बाज़पुरस होनी चाहिए कि कोई भी भूखा, कोई भी नंगा, कोई भी बेजगह एजुकेशन के ना रहता हूँ। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी आबादी बहुत बड़ी है और उसमें ऐसी समस्याएं तो आती रहेंगी, हर मुल्क में है, पूरी दुनिया में है। लेकिन मैं पूरी दुनिया की बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की बात करना चाहता हूँ, अपने मुल्क की तरक्की देखना चाहता हूँ, और इसके अंदर हमें और आपको जागरूक होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर गौर करना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हमें और आपको बहस करनी चाहिए ताकि हमारे और मुल्क में ऐसी चीज़ें न मिले और एक मिसाल पैदा हो। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हमें एक एक बच्चे को, एक एक लोगों को जो कि बेरोज़गार हैं उनकी मदद करनी चाहिए, जो कि सड़कों पे सोए हैं उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें घर देनी चाहिए, उन्हें एजुकेशन से बनाना चाहिए, सेहत जो उनकी ख़राब हो रही है उसको देखना चाहिए। तो अगर ये हमने कर दिया तो यकीनन बहुत बड़ी बात होगी। हमारे रकम से कीजिए, हमारे टैक्स की रकम से कीजिए। आप सियासत कर रहे हैं और आपको तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उन तमाम सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं वो लोग जिन तक ये रकम पहुंचनी चाहिए। इन तमाम पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है। क्या आपने नहीं सोचा, क्या आप नहीं देखते कि हम और आप बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, हमारी और आपकी सहूलत तो है, हम और आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग जो कभी कभी अजीबोगरीब हालात में हमारे और आपके सामने आ जाते हैं जहाँ पे हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। हम इन तमाम पहलुओं पर गौर करें, हमें एक सिस्टम को बनाने की कोशिश करें। हमारे प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर 65% नौजवान है, एक बड़ी तादाद है, तो यकीनन अगर तमाम लोगों को इसी किस्म से पैसे बांटे जाए तो बेरोज़गारी बढ़ सकती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आयोग बनाएंगे तो उसके अंदर एक सिस्टम बनाएंगे, तो उसके अंदर एक कानून भी बनाए जाएंगे कि उन तमाम लोगों तक सहूलत तो पहुँच जाएगी, उन तमाम लोगों को उस वक्त तक हम और आप पैसे दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं जब तक उनके पास अपना कोई कारोबार या कोई रोज़गार ना हो जाए। जब वो हो जाए तो फिर उनसे वो सुविधाएं हटा देंगे और फिर नई तरीके से नई जनरेशन को तैयार करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। हमारे अंदर 125 करोड़ लोग हैं और अगर उन्होंने ये बेड़ा उठा लिया तो यकीन मानिए हमारा और आपके लिए रास्ता हमवार हो सकता है, बहुत जल्द हो सकता है, एक सिस्टम के तहत, एक अच्छे कानून के तहत, एक अच्छे पॉलिसीज़ के तहत। और मुझे उम्मीद है कि अभी के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें कुछ कर गुजरने की एक क़ुव्वत है, उनके अंदर डिसीज़न लेने की एक ताकत लगती है, और उन्होंने जिस तरीके से ब्लैक मनी को ख़त्म करने की कोशिश की है यकीनन उसे सराहनीय तो कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने चूक कर दी है और उस चूक का उन्हें भी एहसास है। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा न हो, ऐसे ही सिस्टम न बनाए जाए जिससे कि आम लोग परेशान हो जाएं। तो इन तमाम पहलुओं पर गौर करने की ज़रूरत है, इन तमाम तरीके के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि हम एक एक हिंदुस्तानियों को रोज़गार देंगे, एक एक हिंदुस्तानियों के बदन पर कपड़े होंगे, एक एक हिंदुस्तानी, हमारे बच्चे स्कूल में जाएंगे, आला तालीम हासिल करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे टैलेंट ऐसे हैं जो उन तमाम बच्चों के अंदर है जिन्हें हम और आप सुविधाएँ प्रदान नहीं कर पा रहे।
अगर उन्हें सुविधाएं दी, अगर उनको हमने पाला पोसा, अच्छा बड़ा किया, अच्छी जगह तालीम हासिल करवाई, तो यकीन मानिए बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े साइंसदान निकलने के लिए तैयार हो सकते हैं। और हम देखेंगे कि हमारे मुल्क की तादाद ऐसे ऐसे लोगों से हो सकती है कि जहां हमारे मुल्क की तरफ लोग आएँ और कहें कि हमें आपकी ज़रूरत है। लेकिन इन तमाम पहलुओं के लिए खालिस दिल चाहिए, सियासत नहीं। सियासत करने के लिए तो अब भी हो रही है। खामोशी के साथ हमें और आपको एक कदम एक इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, बहस करनी चाहिए नौजवानों के दरमियान, कॉलेजों के अंदर और स्टूडियो के अंदर भी। सियासतदानों को इन तमाम पहलुओं पर गौर करनी चाहिए। जो समाज सेविका हैं उन्हें इस पहलुओं पर भी गौर करनी चाहिए कि हाँ, बहुत हो चुका, हम भूखमरी के शिकार हैं, लेकिन अब नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं आधी रोटी खाऊंगा, आधी रोटी वो खाएंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। अगर ये बात मेरी पसंद आती हो तो यकीनन आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर आइंदा आपसे मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ, जिसे हम और आप समझने की कोशिश करेंगे। गुड बाय, खुदा हाफिज़।